जब से होश संभाला है, भाभी के हाथ का खाना ही याद है मुझे। मैं बहुत छोटा था जब माँ गुजर गई थी। हम दोनों भाइयों की उम्र में बहुत ज़्यादा ही अंतर था। बड़े भैया उस समय यही कुछ 19-20 साल के रहे होंगे। पिताजी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भैया की शादी करवा दी। उस जमाने में माता पिता जो कहें वो पत्थर की लकीर बन जाती थी। भैया ने पिताजी का विरोध नहीं किया, चुपचाप शादी के मंडप में बैठ गए थे। घर में सपना भाभी का आगमन हम सभी के लिए जैसे डूबते को तिनके का सहारा था। पतली दुबली सी, सांवला रंग, लंबे लंबे बाल, साधारण नैन नक्श वाली भाभी की उम्र भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। कच्ची उम्र में ब्याह होने के कारण भाभी को गृहस्थी का ज्ञान नाम मात्र का ही था। जब भी भाभी खाना बनाती तो कभी सब्जी जल जाती थी तो कभी रोटी। भाभी को खाना बनाने की सीख पिताजी से ही मिली थी। शुरू शुरू में भाभी को तो रोटी बनानी भी नहीं आती थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी भाभी से गोल रोटी नहीं बनती थी। तब पिताजी भाभी को रोनी सूरत देख कहते थे, कोई बात नहीं, रोटी तो रोटी ही होती है, गोल हो या फिर आड़ी तिरछी, पेट भरने से मतलब है। धीरे धीरे गुजरते समय के साथ भाभी के हाथ के खाने की हमें आदत सी पड़ गई थी। इसलिए जब कभी भी भाभी कुछ समय के लिए अपने मायके जाती थी, हम सभी की तो जान ही निकल जाती थी। पिताजी ज़्यादा देर तक चूल्हे के आगे नहीं रह सकते थे, तो ऐसे में भाभी की अनुपस्थिति में भैया ही खाना बनाते थे। और उनके हाथ के खाने के क्या कहने, भगवान ऐसा खाना किसी दुश्मन को भी ना परोसे। भाभी के मायके से लौटने पर ऐसा लगता था जैसे घर की अन्नपूर्णा वापस लौट आई हो। फिर तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, भाभी को मायके मत जाने देना। दिन बीतते देर कहाँ लगती है। मैं भी कब बचपन से जवानी की दहलीज पर आ खड़ा हुआ पता ही नहीं चला। स्कूल का अंतिम साल था, पर पढ़ाई के अलावा मेरा मन कहीं और लगा रहता। एक तरह से कह सकते हैं कि मैं एक तरफा प्यार में पड़ गया था। सुंदर कोमल काया की स्वामिनी नैना मेरे साथ ही पढ़ती थी। जिस दिन वो स्कूल नहीं आती थी, उस दिन मेरा मन स्कूल में एक पल के लिए भी नहीं लगता था। एक दिन मौका देखकर अकेले में मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी, नैना, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। मेरे दिल का हाल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो रो पड़ी। नैना को यूं रोते देखकर मैं एकदम से डर गया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो रो पड़ी। मैंने तो सिनेमा में देखा था कि अक्सर नायक नायिका से प्यार का इजहार करता है तो नायिका शर्मा जाती है, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। थोड़ी देर रोने के बाद उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उस समय मेरी क्या हालत रही होगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना किसी के लिए भी कठिन है। नैना ने कहा, नीरज, अगर ये किस्सा मेरे पिताजी के कानों तक पहुंच गया तो उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर मुझे घर बैठा देना है। मेरा डॉक्टर बनने का सपना पल भर में मटिया मेट हो जाएगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ। अपने दिल की बात कहकर नैना वहां से चली गई, पर मैं तो जैसे पागल की तरह खड़ा उसे वहां से जाते हुए बस देखता ही रहा। घर पहुंचा तो गुमसुम देख भाभी मेरे पास आकर गुनगुनाती हुई बोली, चुप चुप बैठी हो, जरूर कोई बात है। वैसे भाभी से मैं कुछ छिपाता नहीं था, इसलिए उनके सामने दिल खोल कर रख दिया। मेरा हाल जानने के बाद भाभी बोली, देवर जी, जो आपके साथ हो रहा है वो एक आम बात है। मेरा मतलब कि इस उम्र में प्यार होना, आकर्षण होना एक आम बात है। लेकिन अगर लड़की आपसे दूर रहने की भीख मांग रही है तो आपका पीछे हट जाना ही सही है। स्त्री की भावनाओं का सम्मान करने में ही पुरुष का पुरुषत्व है, ना कि उसे जबरन प्रेम के लिए मजबूर करने में। भाभी की बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला और उस दिन के बाद से धीरे धीरे मैंने नैना को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंका और अपनी पढ़ाई में रंग गया। मेरा स्कूल खत्म हो चुका था और आगे की पढ़ाई के लिए मैं हॉस्टल चला गया। उस दिन अंतिम साल का पेपर खत्म करके जब मैं घर पहुंचा तो घर में प्रवेश करते ही अजीब सा महसूस हुआ। पूरे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। आंगन में भैया का शव देखकर एकाएक अपने आप पर से मेरा नियंत्रण ही छूट गया। मैं दहाड़े मार के रोने लगा। मुझे रोता हुआ देखकर भाभी, जो कि सुध-बुध खोकर चुपचाप पत्थर की तरह एक कोने में बैठी हुई थी, अचानक से वो रो पड़ी। उनका जोर जोर से रोना और अन्य स्त्रियों द्वारा भाभी के शरीर से सुहाग की निशानियां, मंगलसूत्र, चूड़ियां आदि को खींचकर निकालने का दृश्य मेरे कलेजे को अंदर तक चीर रहा था। जैसे तैसे
भैया का अंतिम संस्कार किया गया। घर में नाते रिश्तेदारों की भीड़ अभी भी जमी पड़ी थी। कुछ दिन के बाद नाते रिश्तेदार भी छटने लगे थे, पर बुआ ने अभी भी डेरा जमाया हुआ था। एक रात बुआ पिताजी से बोली, भैया, हंसती मुस्कुराती बहू एकदम से कैसी शांत पड़ गई है। मुझसे तो उसका ये हाल देखा नहीं जाता। छोटा मुंह बड़ी बात है। मेरी मानो तो सपना का पुनर्विवाह कर दो। पिताजी बोले, शोभा, ये क्या कह रही हो तुम? अभी तो उसके पति की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई होगी और तू बहू के पुनर्विवाह की बात कर रही है। मुझसे कही सो कही, बहू के सामने ना कहना। पुनर्विवाह का सुनकर ना जाने उसके दिल पर क्या गुजरेगी। बुआ ने कहा, भैया, गुस्से को एक तरफ रख कर सोचो। मेरी राय में सपना का ब्याह उसके देवर से कर देने में परिवार की भलाई है। दोनों भाभी देवर की अच्छी बनती है। और तो और सपना को बच्चा भी नहीं है, और क्यों नहीं है इसका कारण भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। आगे आपकी मर्जी। बुआ जी की बातें सुन पिताजी सोच में पड़ चुके थे। हाँ, सपना भाभी की गोद शादी के कई वर्षों के बाद भी खाली थी, जिसका कारण भैया थे, क्योंकि कमी भैया में ही थी। लंबे समय से इलाज चल रहा था, पर अभी तक खुशखबरी नहीं मिली थी। एक दिन सुबह सुबह पिताजी के कमरे से भाभी की तेज आवाज़ सुनकर मैं वहां भाग कर गया तो देखता हूँ कि भाभी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पिताजी सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे हुए थे, जैसे कोई अपराधी। नहीं पिताजी, ये सही नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भाभी की तेज आवाज़ सुन मैं वहीं दरवाजे की ओट में छिपकर खड़ा हो गया था, जहां से कमरे से कोई मुझे देख नहीं सके और दोनों की बातें मैं आसानी से सुन सकूं। बहू, समझने की कोशिश करो। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम्हें इस तरह पीड़ा में देखना मेरे लिए असहनीय हो जाता है। इसलिए इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए ही तुम्हें नीरज के साथ मैं परिणय सूत्र में बांधना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती वो असल में मैं कैसे कर सकती हूँ? तभी अचानक से भाभी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं दौड़कर कमरे में घुस गया और भाभी को उठाने की कोशिश करने लगा। पिताजी भागकर पड़ोस के डॉक्टर को ले आए। भाभी, भैया तो हमें छोड़कर चले गए और आप भी अपना ख्याल नहीं रख रही हो। ऐसे में अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबको कौन संभालेगा? ये सारी बातें बोलते हुए मेरी आंखें भीग गई थी। भाभी कुछ नहीं बोली, बस दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, जैसे पिताजी की कही बात के लिए मुझसे नाराज हों। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने जो कुछ भी भाभी के स्वास्थ्य के विषय में बताया वो सुनकर मेरे चेहरे पे मुस्कान खिल गई थी। क्या सच में बहू उम्मीद से है? बोलते हुए पिताजी को डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ पिताजी, डॉक्टर ने तो यही कहा है कि भाभी गर्भ से है। हो सकता है भैया का इलाज सफल रहा हो। और क्या नीरज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाभी के माध्यम से भैया की वापसी होने को है। आज भैया होते तो कितने खुश होते। खुशी से याद आया, हमने भाभी को ये खुशी अभी तक बताई ही नहीं। मैं अभी भाभी को बताकर आता हूँ। भाभी ने जैसे ही सुना कि वो माँ बनने वाली है, खुशी के मारे उनकी आंखें छलछला आईं। पति को याद करके सिसक उठी थी। भाभी, बस अब और मत रोना, नहीं तो आने वाले मेहमान पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। देवर जी, मैं क्या करूं? जिस खुशखबरी को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे वो मिली भी तो ऐसे समय पर। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि हंसूं या रोऊं। भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती भाभी। जो होना होता है वही होता है। जाने वाले का अफसोस करने से बेहतर है आने वाले के स्वागत की तैयारी की जाए। भाभी की ओर देखते हुए मैं बोला। मेरी बातें सुनकर भाभी शून्य में निहारती रही। रात में मेरी आंखों से भी नींद न जाने कहाँ खो गई थी। मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसा दुर्भाग्य है, होने वाले बच्चे के सिर पर पिता का साया नहीं होगा। इस क्षण में भाभी का हाथ थाम लेना चाहता था ताकि बच्चे का पिता बन सकूं, लेकिन अगले ही पल मैंने इस बात को अपने मन से निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि मैं भाभी को बहुत आदर सम्मान की नज़र से देखता था। ऐसे में जीवन संगनी के नज़रिए से देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। भले ही मैं भाभी का हाथ नहीं थाम सकता था, पर एक पिता की तरह होने वाले बच्चे को प्यार तो दे ही सकता था। इसलिए मैंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पिता की तरह होने वाले बच्चे की देखभाल जरूर करूंगा। भाभी गर्भ से है, ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर ओर यही चर्चा थी कि सपना के गर्भ में उसके पति के अंश ने कदम रखा है। भाभी का 5वां महीना चल रहा था। उसी समय एक रोज घर पर एक मेहमान ने कदम रखा था।
उसका नाम था अजय। वो भैया के खास दोस्तों में से एक थे। अजय भैया से मैं एक बार मिला था। ऊंचा कद, गोरा रंग, बेहद आकर्षक व्यक्तित्व था। शायद वो भी अपने दोस्त को खोने के नाम की बारिश में भीगने से खुद को नहीं रोक पाए थे। वो कुछ क्षण न जाने किन ख्यालों में खो गए। फिर जाते जाते बड़ी आत्मीयता से भाभी की ओर देखकर बोले, सपना भाभी, अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखिएगा। अगर कोई ज़रूरत हो तो बेशक बेझिझक होकर याद करिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अजय की बात सुन भाभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया था। इसे समझना बहुत कठिन था। भैया को गुजरे हुए 7 माह बीत चुके थे और भाभी की गर्भ का 8वां माह चल रहा था। ऐसे में भाभी बड़ी अव्यवस्थित ही दिखाई देती थी। बढ़े हुए गर्भ के कारण उन्हें उठने बैठने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। उस शाम बड़ी जोरों की बारिश हो रही थी। मौसम अपने भयानक अवतार में नजर आ रहा था। रात्रि के पहर पिताजी खा पीकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे, पर मौसम का मिजाज देखकर मैं भाभी के पास ही रुक गया था। भाभी को बचपन से ही बादलों के शोर से बेहद डर लगता था, लेकिन भाभी ने कहा, देवर जी, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए और मेरी चिंता मत करिए। मुझे अब बादलों के शोर की आदत पड़ चुकी है। भाभी की बातें सुनकर मैं अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर आकर लेटकर मैं भाभी के बारे में ही सोच रहा था कि पता नहीं क्यों जब भी मैं भाभी की आंखों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कुछ तो बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इधर मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ा रहा था कि भाभी दरवाजे पे खड़ी नजर आई। मैं चौंक कर बिस्तर पर ही बैठ गया। देवर जी, लगता है समय आ गया है। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। दरवाजे के सहारे से खड़ी भाभी करहाती हुई बोली, मगर भाभी, मौसम तो बहुत ज्यादा खराब है। देवर जी, जल्दी कीजिए, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। कहीं मैं दर्द से मर ही ना जाऊं। भाभी दर्द से कराहती हुई बोली, भगवान, अब तुमने ठान ही ली है कि बच्चा इस बिजली बरसात में इस दुनिया में आए तो यही सही। बोलते हुए मैंने कमर कस ली कि अब चाहे आंधी आए या तूफान, भाभी का बच्चा अस्पताल के बिस्तर पर ही जन्म लेगा। जीप पर भाभी को बिठाकर पड़ोस की काकी को बुला लाया ताकि वो रास्ते में भाभी को हिम्मत देती रहे। आखिर मेरे लिए ये सब नया था। घंटे भर रास्ते की कठिनाइयों से जूझते हुए हम अस्पताल के द्वार पर खड़े थे। भाभी का बहुत ही बुरा हाल था। वो पसीने से लथपथ, दर्द से बुरी तरह झटपटा रही थी। सुबह के 5 बजे थे। मेरी आंख नींद से बोझिल हो रही थी कि तभी नर्स ने मुझे झकझोर कर उठाया। बधाई हो, लड़का हुआ है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैंने झट से हाथ बढ़ाकर बच्चे को गोद में ले लिया। बच्चा इतना छोटा और इतना कोमल था कि उसे अपनी गोद में थामने में भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिरा ना दूं। भाभी ने बच्चे को अभी तक देखा नहीं था। वो थकान के कारण सो रही थी। ऐसे में मैं मुन्ने को गोद में थामे उनके बिस्तर के पास बैठ गया कि तभी मेरी नज़र दरवाजे के बाहर से गुजरते हुए डॉक्टर राय पर पड़ी। भैया के मुंह से सुना था कि डॉक्टर राय से ही उनका इलाज चल रहा था। मैं उन्हें धन्यवाद देने के इरादे से उनके पीछे हो लिया। भैया के गुजरने की बात उन्हें मालूम नहीं थी कि उनका इलाज सफल रहा। राय सर, कैसे हैं आप? देखिए, आपकी दवाइयों का चमत्कार है कि सपना भाभी माँ बन गई। मैंने मुन्ने का चेहरा दिखाते हुए कहा ही था कि डॉक्टर राय के चेहरे पर आश्चर्य की भाव उभर आए और फिर गहरी सांस लेकर बोले, नीरज, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर बताना मेरा फर्ज है कि तुम्हारे भैया की कमी का इलाज कभी संभव था ही नहीं। मतलब वो इस जन्म में पिता नहीं बन सकती थी। हाँ, अगर कोई चमत्कार हुआ भी है तो वो मैंने नहीं किया। खैर, जो भी हो, तुम्हें चाचा बनने की बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर राय की बात सुनकर झटका सा लगा। मुश्किल से हाथ आई खुशी पल भर में हाथों से फिसल गई। ऐसा है तो भाभी ने हमें और सबसे बढ़कर भैया को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं बता नहीं सकता कि उस क्षण मेरे अंदर कैसी हलचल मची हुई थी। एक और गोद में वो नन्ही सी जान जो बेफिक्र होकर सो रहा था और दूसरी ओर मैं था जिसकी आंखों से नींद चैन उड़ चुका था। अगर ये बच्चा पंकज का नहीं तो फिर किसका है और कौन है इसका पिता? मुझे भाभी से बात करनी होगी। अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। भाभी और बच्चा दोनों ठीक ठाक घर आ गए थे। पिताजी पोते को देख फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। मेरे सिर दर्द से फटा जा रहा था। भाभी की डिलीवरी की सुन बुआ जी कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। शाम को यूं ही बगीचे में बैठा था कि पिताजी पास आकर बोले, बरखुरदार,
अब तो पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई है, अब आगे क्या करने का सोचा है? अभी कुछ खास नहीं सोचा। सोच रहा हूँ कोई कारोबार शुरू करूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे इन दिनों मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो पिताजी को क्या जवाब देता। ऐसा करो, शहर जाकर मेरे दोस्त राजेश से मिलो। उसे कारोबार का अच्छा ज्ञान है, वो तुम्हें सही दिशा दिखा सकता है। पिताजी की सुन मन ही मन मैंने शहर जाने का मन बना लिया। वैसे भी यहाँ घर में मेरा दम घुट रहा था। भाभी के बारे में सोच सोचकर मैं परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ भैया जो इस दुनिया में नहीं थे, उनके लिए बहुत बुरा भी लगता था। मैंने तत्काल शहर जाने का निर्णय ले लिया, लेकिन शहर जाने से पहले मैं अपने मन में आए प्रश्न का उत्तर चाहता था। मैं भाभी से पूछना चाहता था कि उन्होंने मेरे पिता समान भैया के साथ ऐसा क्यों किया। जिस बच्चे को हम इस घर का चिराग समझ रहे हैं, आखिर वो किसका खून है? मुझे शहर जाने से पहले सब कुछ जानना ही था। मैं भाभी के कमरे में दाखिल हुआ। भाभी, मुन्ना की रगों में किसका खून दौड़ रहा है? क्या वाकई में मुन्ना भैया का अंश है या आपके पाप की निशानी? नीरज, बस करो। भाभी चीख पड़ी, जैसे किसी ने दहकते अंगार उनकी हथेली पे रख दिए हों। मेरी आंखों में अपने लिए घृणा पलते देख भाभी तड़प उठी थी। भगवान के लिए बस कीजिए, मुझ पर इस तरह संदेह मत कीजिए। मैं आज भी अपने पति को उतना ही प्रेम करती हूँ जितना उनके जीते जी करती थी। और अगर आज वो जीवित होते तो आपको इस तरह मुझ पर उंगली उठाने का मौका कभी नहीं मिलता। मेरा बच्चा मेरा अंश है, उसकी रगों में मेरा खून बह रहा है। और रही बात आपके भैया की, तो वो तो उस फल की तरह थे जिसमें बीज ही नहीं था। वो कभी पिता बन ही नहीं सकते थे। जो कुछ भी हुआ उनकी मर्जी से हुआ, क्योंकि उनके अनुसार चाहे बीज किसी का हो, जब वो मेरे रक्त से सिंचित होगा तो वो हमारा अंश कहलाएगा। हम दोनों उसके माता पिता होंगे। बस। मैं सन्न रह गया और बोला, मैं नहीं मानता कि कोई पति अपनी पत्नी को सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए किसी पराये मर्द के साथ। छी, सोचकर भी मन मैला होने लगता है। भाभी ने कहा, आप माने या ना माने, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो अजय, जिससे आप पूर्व में मिल चुके हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि एक वही है जो मेरी सच्चाई साबित कर सकता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ और किन हालातों में मैंने अपने आप को किसी पराये मर्द को समर्पित कर दिया। बोलती हुई भाभी फबक कर रो पड़ी थी और अपने कमरे में चली गई। मैं बेजान सा धम से जमीन पर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाभी की बात पर विश्वास करना तो चाहता था, पर मेरा पुरुष मन ये मानने को कतई तैयार नहीं था। शहर आए हुए मुझे 5 दिन हो चुके थे। इस दौरान मैं भाभी के बताए पते पर पहुंचा, जहां अजय भैया रहते थे। अजय का घर बहुत ही आलीशान था। हर तरफ पैसे की चमक दमक नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी घबराहट सी होने लगी थी। उस दिन मैं अजय भैया से नहीं मिला। मेरा शहर में रुकने का मन ही नहीं हुआ था। मेरा मन कहने लगा, मुझे अजय से नहीं, सपना भाभी से सच जानना है। अक्सर लोग अपनों से ज़्यादा गैरों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं ये गलती नहीं करना चाहता था। मैं शाम में घर वापस लौट आया। पिताजी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वापस आ गया। बुआ जी मुन्ने को लेकर टीका लगवाने गई थी और पिताजी बाजार गए हुए थे। मैंने मौका पाकर भाभी से पूछ ही लिया, भाभी, मैं अजय से नहीं मिला, मुझे आपसे सारा सच जानना है। भाभी कुछ देर तक शांत रही और फिर बोली, अजय पहली नज़र में ही मेरे दिल में ही उतर गया था, क्योंकि उन दिनों पंकज से मेरी बहुत ज़्यादा अनबन चल रही थी। पिता न बन पाने का सारा गुस्सा वो मुझ पर ही निकालने लगे थे। छोटी सी छोटी बात पर उलझ पड़ना अब उनकी आदत बन गई थी। वो जितना ज़्यादा मुझे दुखी करते थे, मैं उतना ही ज़्यादा उनसे दूर होती जा रही थी। ऐसे में अजय मेरे करीब होता जा रहा था। एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गई। बोलते हुए सपना भाभी अतीत की गलियों में खो जाती है। क्या बात है, आजकल बहुत खुश नजर आती हो? कहीं मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं? पंकज का कटाक्ष सुन सपना चुप ही रही, लेकिन पत्नी की चुप्पी पंकज को और भी ज्यादा चुभ रही थी। और फिर अचानक ही सपना की बाह मरोड़कर दांत पीसते हुए कहता है, मैं भले ही पिता नहीं बन सकता, लेकिन तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। आह, छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रही है, सपना कराहती हुई बोली। तो पंकज ने झटके से हाथ छोड़ दिया। आप पिता नहीं बन सकते, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं भी तो मां नहीं बन पा रही। जितना दर्द आपको उतना मुझे भी है, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? सपना ऊंची आवाज में बोली, अगर एक स्त्री मां नहीं बन पाती तो सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए पुरुष दूसरा विवाह करना अपना हक समझता है। दूसरी शादी तो दूर की बात,
मैं तो पराये खून को अपना नाम भी नहीं दे सकती। कितनी बार कहा कि मेरी दूर की बहन बच्चा गोद देने को तैयार है, लेकिन नहीं, आपको तो ये भी गवारा नहीं। हाँ, नहीं गोद लेना मुझे किसी पराये खून को, मेरी मर्जी। पंकज पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। इधर सपना की आंखें नम हो आई थी। मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। वो जानती थी कि अजय पंकज का दोस्त है, लेकिन फिर भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। एक रात अजय ने नए साल के अवसर पर अपने घर पार्टी रखी थी। पंकज और सपना भी पार्टी में गए थे। खाते पीते काफी रात हो गई थी। सारे मेहमान जा चुके थे। अजय और सपना के रिश्ते प्रेम और हमदर्दी के थे। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगी थी। लेकिन पार्टी की रात वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। एक ब्याहता के लिए पराये मर्द के बिस्तर तक पहुंचना, छी। सुबह जब सपना की नींद खुली तो पंकज को कुछ कहते सुना। अजय यार, तेरी वजह से आज मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। अगर मैं सीधे सीधे सपना को ऐसा करने को कहता तो शायद वो कभी नहीं मानती, लेकिन तुम्हारे चक्कर में फंसकर उसने वो किया जो करवाने के लिए मैं उसे कभी राजी ही नहीं कर सकता था। अजय बोला, पंकज, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है। अब देखना, कुछ ही समय में भाभी कुछ खबर जरूर देगी। बोलते हुए अजय की आंखें नम हो गई थी। सपना एक बड़े षड्यंत्र का शिकार हुई थी और उसे इसकी भनक भी नहीं थी। सपना का सर चकरा रहा था। वो उन बातों का मतलब समझ नहीं पाई थी, क्योंकि उसको शरबत के साथ कुछ नशीली दवा दी गई थी। उस रात के बाद अजय सपना से दोबारा नहीं मिला। सपना उससे मिलना चाहती थी, लेकिन अजय ने इनकार कर दिया था। एक दिन पंकज की सड़क हादसे में मौत हो गई और उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। पंकज के जाने के बाद सपना को अपना जीवन व्यर्थ सा लगने लगा था, और ऐसे में जब मालूम हुआ कि वो गर्भ से है, तब उसे समझते देर नहीं लगी कि गर्भ में ठहरा बच्चा हो ना हो अजय का ही है। कई बार मन किया कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन फिर इस बच्चे के बारे में सोचती। भले ही अजय का अंश है, लेकिन इसे मैंने अपने रक्त से सिंचित किया है। कहते हुए भाभी ने गहरी सांस ली। लगता था लंबे अरसे के बाद मन पर रखा हुआ कोई बहुत भारी बोझ उतार फेंका हो। भाभी, आपने मुझे बताया भी नहीं। आपने मुझे इतना पराया कैसे कर दिया? हो सकता था कि हम मिलकर कुछ हल निकाल सकते थे। मैं बहुत दया भाव लिए बोला, क्या कहती कि मैं शादीशुदा होकर भी किसी पराये मर्द के प्यार में पड़ गई थी? आखिर गलती तो मेरी भी थी। अगर मैं अंदर से मजबूत होती और अजय के इरादे पहचान पाती तो ये सब होता ही नहीं। भाभी, आप स्वयं को दोषी ठहराना बंद कीजिए। इससे कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना। वो समय ही ऐसा था जिसके फेर में पड़कर आप परिस्थितियों में फंस गई थी। आपकी जगह कोई और औरत भी होती तो शायद वो भी इस चक्रव्यूह से नहीं बच पाती जो आपके लिए बिछाया गया था। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपको और मुन्ने को अकेला नहीं छोड़ सकता। भाभी बोली, देवर जी, मैं आपके लायक नहीं थी, इसलिए मैंने शादी का प्रस्ताव पहले ही ठुकरा दिया था। मैंने कहा, अपने लिए ना सही, मुन्ने के लिए इस शादी को अपनी स्वीकृति दे दो। आप ही सोचो, कल को मैं किसी और से शादी करता हूँ तो बाद में आपका और मुन्ने का ध्यान कौन रखेगा? मैंने पिताजी से और बुआ जी से बात की कि मैं सपना भाभी और बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। मैंने सपना भाभी को बहुत समझाया, तब जाकर वो इस शादी के लिए तैयार हुई। 2 साल के बाद एक चिट्ठी आई। भेजने वाले का नाम अजय लिखा था। उसने सपना से माफ़ी मांगी और कहा था कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन पंकज के कहने पर जो पाप मैंने किया था उसने मुझे खुद की नज़रों में ही गिरा दिया था। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था, इसलिए मैं विदेश जाकर सेटल हो गया हूँ। आशा करता हूँ तुम भी अपने जीवन में खुश होंगी। मैंने वो चिट्ठी पढ़ी और उसे फाड़कर फेंक दिया, क्योंकि आज सपना मेरे और मेरे 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी। मैं नहीं चाहता था कि सपना अपने अतीत को याद करके दुखी हो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।